अब दुबे जी ना, अब दुबे जी मैं बताऊं आपको मैं बताऊं, मैं इसीलिए बीच में टोक देता हूं। बात कीजिए लॉजिकल। आप विश्वास सूत्रों से बात कर रहे हैं। रायबरेली अमेठी के विधायकों का हाल मालूम है समाजवादी पार्टी के? महाराजी प्रजापति का लड़का, और आपने अभी किसी भी क्रॉस वोट करने वाले विधायक को नोटिस तक नहीं दिया है, तो आप मान रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया तो है समाजवादी पार्टी। मनोज पांडे घर जाके गृह मंत्री ने चाय पी, मना लिया उनका लड़का, झंडा बैनर लेके गाड़ी घोड़ा सब दिनेश प्रताप सिंह के लिए, जिनकी दोनों की अदावत थी रायबरेली में। आइए अमेठी में गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह स्मृति ईरानी के लिए दौड़ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। महाराजी प्रजापति मैंने आपको बता दिया, जो अमेठी सदर की विधायक हैं, उनका लड़का अनुराग प्रजापति दौड़ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो आपके पास बीजेपी के विश्वास सूत्रों से उनके विधायक अंदर अंदर खाने हरा रहे हैं, वहां आपके सामने दौड़ रहे हैं, तब नोटिस नहीं दे रहे हैं। सब ओपन है, हमारा तो सब ओपन है, हमें मालूम है कि ये नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं उनमें से आप किसी का भी नाम बताइए कि ये आदमी इंटरनली इसको सपोर्ट कर रहा है, आपके विश्वास सूत्रों से। मैं भाई इंटरनल नहीं, मेरे पास जो जानकारी है उसके सबूत मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। मैं वही बात करता हूं जो चीज पब्लिक फोरम में है। अगर हमारे यहाँ कोई स्टिंग ऑपरेशन भी होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जिनसे मेरी बात होती है उन्हीं के आप नाम लीजिए, मैं अभी पूछ लेता हूँ। देखिए अभी मैं ये नाम कैसे ले सकता हूँ उस आदमी का? मालूम हो सकता है आपको भी हो, अगर आपके रिपोर्टर मार्केट में घूमे होंगे तो उनको भी मालूम है कि TV9 सबसे बड़ा नेटवर्क है इस देश का, और उसके रिपोर्टर उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम हर जगह है। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर घूमे हैं तो उनको मालूम होगा कि कौन किसके लिए। मैं तो अपने इटावा से ही बात करता हूँ, इटावा हो, कानपुर हो, उन्नाव हो या कहीं भी हो, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि उनके लिए इन्हीं के लोग इनके लिए दुश्मन बनेंगे। मैं आज गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और इनकी जो संख्या घट रही है, जो इनके 400 का सपना टूटेगा वो इन्हीं के लोग तोड़ेंगे, और हमारी मेहनत से टूटेगा। अगर हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो नहीं होता। अच्छा 272 आ गई तो बढ़ाने में कर लेते दुबे जी अपनी सीटें बढ़ाने में कर लेते। हमारे 400 रोकने में इतनी मेहनत कर रहे हो, कमाल के दुबे जी आपका। आप मुझे लग रहा है आप तो यही के माइंड गेम। सरकार थी 22 में, हमारी सरकार थी, बेईमान भाजपा ने 5 लाख वाली चोरी कर ली। कलेक्टरों पे इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने कहा नहीं, इनको विजय बनाकर सर्टिफिकेट दे दीजिए। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरी दिव्यापुर की अगर विधानसभा की बात करें, वहां तो हंगामा हो गया था। मेरे जो विधायक थे प्रदीप यादव, उनको 100% चाहिए था, ऐसी व्यवस्था हो गई। तो उसके लिए कोर्ट या चुनाव आयोग गए थे क्या दुबे जी? दुबे जी उसके लिए फिर चुनाव आयोग या कोर्ट गए थे क्या बाद में? नहीं, हंगामा हुआ ना, फिर कलेक्टर ने हंगामा हुआ ना, हंगामा उनका बैठा है ना, हमारे उम्मीदवार को विजयी बनाया। तो इस तरीके से इन्होंने इतनी बेईमानी की है कई सीटों पे, नहीं तो 22 में तो हमारी तो सब जगह ऐसे कैंडिडेट दीजिए जो हंगामा करके बेईमानी को रोक पाए। नहीं, कई सीटों पे मैंने एक शब्द बोला, कई सीटों पे ऐसा हुआ है। जो सीटें 1500 के अंदर में हुई हैं, वहां पर इन्होंने पूरा प्रेशर मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सफलता। दुबे जी यहीं पे एक ले लो, नहीं तो फिर जब नया सवाल पूछूं तो आप तो ईवीएम बेईमानी नहीं हो रही ना, ईवीएम तो बेईमानी नहीं कर रही, बेईमान ईवीएम नहीं होनी चाहिए। ये देखो, अब ये तो या तो ऊपर वाला परवरदिगार जानता है कि बेईमानी कर रहे कि नहीं कर रहे, या जिसने किया है वो जानता है। अरे शक के दायरे में जब ईवीएम में ही वोट पड़ रहा है, ईवीएम में ही वोट पड़ रहा है, और बता रहे हैं कि चारों चरणों में आप लोग जीत रहे हैं। हम भाजपा वालों को छोड़ देते हैं बात, आप इंडिया ब्लॉक वाले चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि ये तो आधे भी नहीं रह गए। 282-83 जो वोट पड़ा है उसमें आधे भी नहीं रह गए।
इसमें सीटें- देखिए, शायद आपको चौहान साहब याद होगा कि गाजीपुर में जब अफजल अंसारी जीते थे तो उन्होंने रात दिन पहरा दिया था। अगर वो रात दिन पहरा नहीं देते तो शायद वो सीट गई थी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि रात दिन पहरा देना पड़ेगा, वोटिंग हो जाए उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये ईवीएम की हेरा फेरी करेंगे। इनका चाल चरित्र ऐसा है हेरा फेरी वाला, क्योंकि माननीय मुद्दे प्रधानमंत्री पर जी ये जब चलिए। जुमलों की सरकार चलाते हैं। बोलिए। जो एक बात बताऊं, जो मैंने मूल सवाल पूछा था आपने उसका नहीं दिया, आपने ईवीएम बता दिया, आपने सारी चीजें बताई मुझे। मूल सवाल ये है कि धरातल पे लड़ कैसे रहे इनसे? लड़ मेरा हर कार्यकर्ता रहा है और कार्यकर्ता के साथ आम जनता लड़ रही है, और वो इसलिए लड़ रही है कि जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो चलिए। जब जनता से मिलते हैं तो अपना दुखड़ा रोते हैं। साहब, किसान रोता है। अगर आप कभी भी समय निकालना तो मेरे साथ आना, मैं आपको दिखाऊंगा कि किसान रोता है कि नहीं। मैं 2022 में रो रहा था दुबे जी, मैं लगातार ऑफिस बहस में पड़ जा रहा हूं। 2022 में भी रोक, मैं वही तो कह रहा हूं। मैं रो रहा है ना, आज भी रो रहा है। इंडिया ब्लॉक के जो भी प्रवक्ता मेरी डिबेट में आते हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, डिबेट से में भी पॉइंट मजबूती से रखिए, जैसे रख रहे हैं, जनता के पास रखिए। और जनता क्या, फिर जनता को आप समझा नहीं पा रहे। नतीजे जो कहते हैं 14, 17, 19, 22 और अब 24 का नंबर है, और बीच में 2 निकाय चुनाव। मैं एक प्रत्यक्ष बात कर रहा हूं कि आप कभी भी जब भी आपको कभी समय मिले, आप मेरे साथ आना और गांव में चलेंगे। गांव में से 10 में से 6 आदमी अगर ये बोले हैं कि मैं सरकार से संतुष्ट नहीं हूं, तो आप बोलना। और अगर ऐसा बोल दें 6 कि मैं सरकार से संतुष्ट हूं, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? भाई वोट पड़ रहे हैं, उसमें डलवाइए। मैं ना राजनीतिक संन्यास किसी को दिलवा रहा हूं। विश्वदेव राव जी, जो सारा मतलब मुझे जहां तक समझ में आया, अगर अभी पूर्वांचल में जो लड़ाई जा रही है, अगर वहां पर हम बात करें, अब मैं थोड़ा सा सवाल, क्योंकि ये दुबे जी के साथ थोड़ा इसी सीट पर, जैसे एक एक सीट पर हो गया, जो अखिलेश यादव और या इंडिया ब्लॉक की राजनीति है, उसने अब की गैर यादव ओबीसी को ज्यादा टिकट दिए, चाहे जौनपुर में बात करें या और कई जगह, सबसे ज्यादा उन्होंने ओबीसी चंक में अब की अपने लोगों को जोड़ना, चाहे शाक के हो, कुशवाहा हो, लेकिन अब कोशिश की है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल, अब ये जो चरण आने जा रहा 20 तारीख को, पल्लवी पटेल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, पीडीएम बनाकर कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं, उससे तो ये लग रहा है कि इनका जो पिछली बार पूर्वांचल में एक प्रदर्शन था, उससे भी कहीं नीचे आ सकता है क्या? देखिए पुष्कर भाई, इसमें पहले तो समझिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर ही होगा, ये समझना पड़ेगा सभी लोगों को। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो सीटवार बहुत कम मार्जिन के वोट उस हिसाब से पड़ते हैं। देखिए, एक मुद्दा बहुत बड़ा पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक के ऊपर उठेगा सवाल, वो अफजाल अंसारी वाली सीट का पड़ेगा, जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा कि वो आपने ऐसे आदमी को सीट दी है जिसपे आपराधिक मुकदमे थे, जिसकी छवि थी बाहुबली की, और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे बीजेपी का स्टेट का हमला हो, वो सब इसी मुद्दे पे ही बहसबाजी करेगा। वो जातियों पे बहुत कम चर्चाएं होंगी, और जातियों पे अगर चर्चा भी होगी तो सीटवार कैंडिडेट के हिसाब से ही चर्चा होगी, और वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री में इतना मायने नहीं रखेगा। क्योंकि पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 फेजेस में भी हम देख चुके हैं कि बीजेपी वहां पर टैक्टिकली कैसे प्रचार करती है अपना। उससे बनारस से जब प्रधानमंत्री का नामांकन होता है तो उसके बाद से वो पूर्वांचल में पूरी अपनी लहर प्रधानमंत्री के नाम से ही चलाती है। अब की बार तो 2022 में जब चुनाव वहां हुए थे तो आपने खुद भी देखा था कि योगी आदित्यनाथ
का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था उन सभी सीटों पे। वहां की जो कुल 9 सीटें हैं, उन सीटों पे तो बहुत अच्छा खासा प्रभाव था योगी आदित्यनाथ का, जो वो बीजेपी में आने के पहले से उन सीटों पर प्रभाव रखते थे। जहां तक लेकिन आप बात करें अखिलेश यादव की, तो मैं अखिलेश यादव के बारे में एक कहना बहुत अच्छी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुनः चमक गए हैं और राहुल गांधी उतने ही डिप्लीट हो गए हैं। उसका कारण बहुत बड़ा ये है, जब कन्नौज से नामांकन की बात आई तो अखिलेश यादव ने खुद जाके बोला, नहीं तुम तेज प्रताप आप हटिए, मैं नामांकन कर रहा हूँ। इसने सुब्रत पाठक ने मुझे चुनौती दी है, मेरी पत्नी को हराया था। ये मैसेज गया है पूरे ऑल ओवर द बोर्ड, पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में जहां समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन लड़ रहा है, वहां अखिलेश यादव की तरफ से ये मैसेज गया है। वहीं बनाम राहुल गांधी का, जो अमेठी से स्मृति ईरानी जब बुला रही थी तो गए नहीं, रायबरेली सीट पे चलेगा और अमेठी पे लड़ने को मना कर दिया, तो उनका एक बहुत नेगेटिव प्रचार गया है। वहीं आप उसके बनाम अगर देखिए तो ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आया है और उसके सामने 12 मुख्यमंत्री राज्यों के, उनके सारे गठबंधन के साथी, उनके काबीना मंत्री, उनका सारा अमला सामने ठीक आया है। है। दिस इज मैं आपकी बात लब्बुल समझ गया कि जो बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी बाकी बची 41 सीटों पर या पूर्वांचल में सीट वाइज सीट, जैसे आप अफजाल अंसारी वाला एग्जांपल दे रहे थे कि क्योंकि अभी उन पे मुकदमा है, हाईकोर्ट का फैसला आना है, सुरक्षित है। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी नूरिया अंसारी को करवा दिया और वो प्रचार भी खूब कस के कर रही है नूरिया। मैं AK भामनी जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो 2019 में था ना, एक कौशाम्बी नहीं, करीबन 6 से 7 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 50,000 के अंदर से हारी थी। हालांकि तब सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन इस बार बसपा जमीन पे इतना लड़ता नहीं दिखाई दे रही है। अगर अखिलेश यादव और या इंडिया ब्लॉक कहें एक पर एक फाइट आई तो इन 6-7 सीटों पर बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है। तो क्या जो आपका कैलकुलेशन था कि इतनी हार नहीं, लेकिन ये पूर्वांचल की लड़ाई है, यहां पर वो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि एक एज से काम चल जाएगा, या जिस तरीके से विश्वदेव जी कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो और रैलियों जैसा राघवेंद्र जी ने भी कहा, तो उससे उतना फर्क पड़ जाएगा। मेरा मूल सवाल वहीं घूम रहा है, क्या जो ये गैर यादव ओबीसी में अब की टिकट बांटे हैं अखिलेश यादव, मैं कहूंगा मैन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गए हैं यूपी की सियासत में अखिलेश यादव। क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट अब की उनका काम कर रहा है कि कांग्रेस को साथ रखा है, यादवों को टिकट अब की सबसे कम दिए, 5 दिए अपने परिवार में, और मुस्लिम भी 4 या 5 ही दिए हैं, जो वो अपना वो टैग हटाना चाह रहे हैं और गैर ओबीसी वाले में जाके पीडीए को लाके आगे करके वो बीजेपी की एक जो जीत को है हैट्रिक पे उसको रोकना चाह रहे हैं। पुष्कर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो समीकरण है ना, बीजेपी ने इस बार एक न्यू एक्सपेरिमेंट करा है। माय फैक्टर और जाट मुस्लिम फैक्टर से हटके जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट करा है, मैं कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले, तो उसमें ये लिखा है कि मुस्लिम, ओबीसी और दलित, जैसे MODI होता है, तो बीजेपी ने MOD फॉर्मूला अपनाया है, मुस्लिम, ओबीसी और दलित। कहते हैं कि इस इलेक्शन में विनिंग कॉम्बिनेशन यही है। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से बीजेपी बहुत करीब है, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और विश्वदेव जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप देखिए कि विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो अलग अलग नजरिए, अलग अलग पैटर्न से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये पश्चिम यूपी है जो 80 सीट्स है, इसमें एक बात लहर चल के आई कि एंटी मोदी वेव है। तो ये 3-4 चरणों से तो ये पता चल गया कि कोई एंटी मोदी वेव है नहीं है। दूसरा, आप देखिए जैसे IPL में डेथ ओवर की बॉलिंग होती है, जैसे आप स्लॉग ओवर्स कह रहे थे अभी, अब जो फेस चल रहा है ये स्लॉग ओवर्स वाली बॉलिंग हो रही है। इसको इलेक्शन मैनिपुलेशन कहते हैं। इस हर जो भी पार्टी होती है, कैंडिडेट होता है, एक बड़ा चढ़ा के आंकड़े रखता है कि इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। तो
तो अब जो इलेक्शंस है ना, ये मैनिपुलेशन इलेक्शन अब चल रहा है। दूसरी आप ये देखिए कि आपकी आज जो टाइटल है 140 वाली हार या अब की बार 400 पार, तो ना ये 140 से नीचे जा रहे हैं, ना ये 400 पार जा रहे हैं। तो ये तो दो बात हो गई, या तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है सरकार की या बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। ये दोनों बातें नहीं है, दोनों एक्सट्रीम है। कोई बीच की बैलेंस की बात नहीं करता। ये तराजू वाली बात है कि ये दो अलग अलग नजरिए हैं, एक बीजेपी का नजरिया, एक इंडियन अलायंस का नजरिया है। दूसरा मैं एक चीज यहाँ पुष्कर जी एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। एक ट्रोजन हॉर्स की थ्योरी होती है कि कुछ खिलाड़ी आपकी टीम से दूसरी टीम में खेल रहे होते हैं, और यहाँ आज इस इलेक्शन में यही हो रहा है। यहाँ इंडिया अलायंस के सेल्फ गोल हो रहे हैं। हमेशा कभी भी पॉलिटिक्स में ट्रोजन हॉर्सेस को पकड़ा नहीं जाता, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है। और ना ही 140 के नीचे है, ना ही 400 के तो ऊपर है, बीच ट्रोजन में है। हॉर्स वाली जो थ्योरी है कि सेंध लगाओ दूसरे के घर में, साजिद जी, तब बात बनेगी। यही कोशिश है कम से कम बीजेपी इंडिया माहिर है गठबंधन भी इसी इसमें। फिराक में है।